अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल मुफीज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों से मुखातिब होने की एक ख़ास वजह है और वो वजह है यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब पर काम किया जाए, तो फाइनली डिसाइड किया है कि किस तरह का काम होगा और चैनल का नाम क्या होगा। तो पहले आप लोगों से चैनल का नाम शेयर कर लेते हैं। चैनल का नाम जो है वो है बकवास बात। चैनल बेस करेगा तंज़ो मज़ाह पर, जिसमें मैं इंटरव्यूज़ करूँगा हर एपिसोड में डिफरेंट कैरेक्टर्स के, और उन कैरेक्टर को मैं ख़ुद प्ले करूँगा। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और जितना पॉसिबल हो शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम बकवास बात में मैं हूं आपके साथ दानियाल मुफीज़। ज़िंदगी जिस तरह से मसरूफ़ होती जा रही है, उसमें मेरा और आपका अपनों से मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दिन भर में कम से कम एक बार हमारी मुलाकात किसी न किसी फ़कीर से लाजमी होती है। इसीलिए आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ इसी तबके से है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? पानी में तैरते हुए आए। हमारे बुजुर्ग मछली थे क्या? ये किस तरह के वाहियात सवालात कर रहे हो यार तुम? नहीं नहीं, मेरा मतलब था किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। यही पैदा हुए, यही मांग रहे हैं। तो आप फ़कीर हैं? नहीं, मैं मदारी हूँ। मेरी हालत देख के तुझे क्या लग रहा है? तू खुद बता मुझे। नहीं, तू बता। अच्छा, मांगने की आदत कहाँ से पड़ी आपको? वाह भाई, बड़ा तुमने नीलम मुनीर सवाल किया है। खुदा की कसम, मज़ा आ गया। क्या मतलब है नीलम मुनीर सवाल किया? मेरा मतलब है नीलम मुनीर खूबसूरत है ना। बड़ा तुमने खूबसूरत सवाल किया है। और वैसे भी एक ड्रामे में उसने मांगने का किरदार अदा किया था, देखा तुमने? बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, देखा था मैंने। अच्छा बताओ, मांगने की आदत कैसे पड़ी आपको? देख भाई, ये हमारा पुश्तैनी काम है। जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन मांगी, नहीं मिली। इज्जत मांगी, नहीं मिली। नौकरी मांगी, वो भी नहीं मिली। फिर आखिर में जाके भीख मांगी, वो मिल गई। उसके बाद से हम लोग नस्ल दर नस्ल भीख की मांग रहे, भीख की मांग रहे। और वैसे भी तुम लोगों को मुल्क मिला, तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। हमें भीख मिली, हमने उसकी कदर की, और आज देखो हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, और तुम लोग हम लोगों को देख के जल कुकड़ हो रहे हो। अच्छा, मांगने की कोई मखसूस जगहें भी हैं? देख भाई, मांगने के लिए जो है ना, बड़ी मार्केटें हैं, मसरूफ़ चाराए हैं, रेस्टोरेंट हैं, और मस्जिदें हैं। अब तुझे मैं कमाल की बात बताऊं, हमारे जो बड़े हैं ना, अब तो वो अंग्रेज़ों के फ्यूनरल तक चले गए मांगने। हम तो मस्जिदों तक ही महदूद रह गए। अब तू खुद देख कि कैसा है इंसाफ है इस मुल्क में। भीख मांगना अच्छी बात तो नहीं है। देख भाई, ज़्यादा बातें ना कर, ज़्यादा शान पत्ती के लेक्चर ना दे मुझे। देख, जितनी तरक्की याफ्ता मुल्कें तरक्की कर रही हैं ना, उससे ज़्यादा तरक्की हमारी गदागिरी इंडस्ट्री ने की है। और ये मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ। और तुम लोगों को इसी बात की जलन है, इसी बात के जल खुकड़े हो रहे हो तुम लोग, के तुम लोगों को हमसे जलन इसी बात की है भाई कि हम तरक्की क्यों कर रहे हैं। किसी के आगे हाथ फैलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना यार। तू काम करता है, तू तनख्वाह नहीं लेता।
तू तनख्वाह नहीं मांगता? वो मेरा ज़ाती मामला है, वो मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत कद्दू, मेहनत क्या होती है तू हमसे पूछ। हर दफ़ा गेटअप चेंज करना पड़ता है, हुलिया चेंज करना पड़ता है, फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ता है। भाई तू देख, बात पता है क्या है? बात यह है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, इसलिए जो है ना, मकसद ये है कि तू देख, हम मेकअप कैसा करते हैं, मुंह जला हुआ दिखाते हैं, और जिस इलाके में जाते हैं उस तरीके से मांगते हैं। अब तुझे मैं बताऊं कैसे मांगते हैं। तू ये देख कि जब हम क्लिफ्टन में मांगते हैं ना, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैम, आई वॉज वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी, बट ड्यू टू करंट सिनेरियो आई हैव लॉस्ट माई जॉब, सो दैट्स वाई आई एम बेगिंग, प्लीज हेल्प मी आउट प्लीज मैम। और जब हम नॉर्थ कराची या इस तरफ के एरिया में जाते हैं ना, तो हम पता है कैसे मांगते हैं, आपका पूरा ख़ानदान मांगता है? हाँ, पूरा खानदान मांगता है। बेगम की तो भाई तू बात ही ना कर, वो तो भाई खुदा की कसम मांगने के साथ साथ हाथ भी साफ कर देती है। क्या मतलब है, बेगम हाथ भी साफ कर देती हैं? मेरा मतलब है, मार्केट में खातून के पर्स जो है ना, वो रश के टाइम पे निकाल लेती है बैगों से, और जो है ना, बस वो लगी है भाई, सही लगी है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? हाँ भाई, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन दोनों मुतमईन वगैरह ने साले डीड, मतलब अब मेरे पीछे पड़े कि अब्बा हम ऐसे नहीं मांगेंगे, हम क्रिप्टो में मांगेंगे, डिजिटल करेंसी। भाई देख, ये कोई बात हुई? हमें क्या पता अब इसके बारे में। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? भाई किस बात की शर्म? तो ये बता, रोज के 24-25 सौ रुपये कमा लेते हैं, और माशाल्लाह भाई अल्लाह ने कराची वालों को इतना दिया है कि 3 वक्त का खाना भी हमें रोड पे कैंपों में मिल जाता है। और अब तो मज़े की बात यह है कि तू कोई भी पुल देख ले, उसके नीचे हमने झोपड़ियाँ डाल दी हैं। तू नागन से लेके ये तू किसी भी एरिया तक चला जा, तुझे हर जगह हमारी बस्तियाँ आबाद नज़र आएंगी। शहरों के बीचों बीच हम बस्तियाँ बना रहे हैं। हाँ, हेलो, चला ले तुम ताला, ये ताला। हाँ मैं वहीं, हाँ उसी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ बाद में बात करते हैं, मिलते हैं आपसे बल्कि आगे। चलें, ठीक है, ठीक है। मोबाइल भी है आपके पास? हाँ मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, एसी भी है, स्मार्टफोन भी है, और तुझे बताऊँ, कोआ गाड़ी भी है। अरे मुझे तो अब, मैं सोच रहा हूँ अपग्रेड कर लूँ। तू मुझे बता, डीजल गाड़ी लूँ या स्पोरेज? बल्कि यार तू मुझे ये बता, आईफोन भी कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, वो भी एक ही दफ़ा अपग्रेड कर लेता हूँ मैं। तू मुझे बता, जल्दी बता, बता भाई जल्दी। तो नाजरीन, देखा आपने इंटरव्यू। अब मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि हम जिनको मुस्तहक समझ कर दे रहे हैं वो मुस्तहक हैं भी या नहीं। ये है हमारे शहर का हाल और मांगने वालों का हाल। हमें इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। केस की समाअत शुरू की जाए। जज साहब, ये जो मुजरिम है ये कोई आम मुजरिम नहीं है जज साहब, बल्कि ये उन लोगों में से एक है जज साहब कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, तो ये उनमें से है? जी जज साहब। हाँ तो बेटा अब बोल, क्या कहेगा? नहीं जज साहब, ये महज एक इल्ज़ाम है जज साहब। नहीं जज साहब, लोग क्या कहेंगे एक ऐसा फिक्र है कि जिसने ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। जज साहब, मैं तो यहाँ अभी आपके सामने मौजूद हूँ जज साहब, लेकिन लोग तो फिर भी कह रहे हैं जज साहब। नहीं जज साहब, यहाँ बैठा ये शख्स अदालत को गुमराह कर रहा है। जज साहब, इन लोगों ने लोगों को आगे ना बढ़ने दिया। इन लोगों ने जज साहब लोगों के ख्वाब पूरे ना होने दिए जज साहब। हाँ, मैं मुजरिम हूँ जज साहब। मैं तो खुद उसी झत्ते का मारा हुआ हूँ जज साहब जहाँ मैं आज खुद शामिल हूँ जज साहब। जज साहब, आज मेरे भी माँ बाप
बहन भाई बीवी बच्चे सिर्फ इसी बात का ताना देते हैं जज साहब कि तुमने ज़िंदगी में किया क्या है, तुम एक नाकाम और निकम्मे आदमी हो जज साहब। क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों से डर गया था जज साहब, और इन जुमलों से डर गया था कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार ये जज्बाती हो गया यार, कोई पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ। जज साहब ये शख्स इतना बड़ा मुजरिम है और आप इसे पानी पिलाने का कह रहे हैं। अरे यार वकील साहब तुम तो चुप कर जाओ, और हर वक्त कितना बोलते हो, बर 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 लगा रखी है यार। हाँ यार तुम बोलो अपनी सफाई में क्या कहोगे। जज साहब वो लोग भी मेरी तरह निकम्मे और हराम है जज साहब, लेकिन वो खुद की नाकामी को जज साहब दूसरों के सर पर डाल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या कहना चाह रहे हो तुम, मतलब वो खुद को बना रहे हैं। जज साहब वो खुद को बनाए या ना बनाए, लेकिन ये शख्स यहाँ बैठे हम सबको और इस अदालत को गुमराह कर रहा है, हम सबको बना रहा है जज साहब। अरे यार वकील तुम तो चुप कर जाओ यार। बेटा तौहीन अदालत का केस लगा के ना 5 साल के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। हाँ भाई मुलजिम क्या सज़ा दी जाए तुम्हें। जज साहब ये शख्स जज साहब किसी नरमी का मोहताज नहीं हो सकता जज साहब, इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दें जज साहब, ताकि ये किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके जज साहब। चलो देखो अब मैं करता क्या हूँ। तो अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि अदालत आपको बरी करती है। और हाँ जी वकील साहब वो लोग पता है क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे आप लोग हूटिये थे जो सारी ज़िंदगी हमारी फ़िक्र करते रहे, हम एक दिन सुनते दूसरे दिन हंसते और तीसरे दिन भूल जाते। इसलिए आप लोग भी अपने आप को हूतिया बनाना छोड़ें और अपने काम पर फोकस करें और अपने काम को पूरा करें। अल्लाह हाफिज़। मौका 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 मौका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुआरका होने को है तैयार, जिसमें पाकिस्तान का पहला टकराव है भारत के साथ। इस संडे दोपहर 1 बजे मेलबर्न के मकाम पर कहीं लगेंगे छक्के तो कहीं होगा 4। इसी पर करते हैं बात। आज हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं एक तरफ भक्कर साहब और दूसरी तरफ हसना साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसना साहब। वालेकुम अस्सलाम। यार ये बम किसने फाड़ दिया आपके बालों में, ये चील कबों का घोंसले लेके आप कहाँ घूम रहे हैं। ये किस तरह का बिहेवियर है, आपकी मूछें तो आपके मुंह से भी बड़ी हैं, क्या मैं हंसूं इस पर। ही मुझे तो इनके हंसी पर हंसी आ रही है। तो हसनात भाई ये बताएं कि इस मैच को लेके आपके क्या तासुरात हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप। देखिए जी इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो भी फिर वर्ल्ड कप का हो तो वो सिर्फ 2 टीमों के दरमियान नहीं रह जाता, बल्कि वो 2 मुल्कों के दरमियान खेला जा रहा होता है। तो इसलिए उसकी एक्साइटमेंट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे भी है। अस्सलाम वालेकुम बंकर भाई। वालेकुम सलाम। जी तो बंकर भाई कितना उतावलापन है इस मैच को लेकर आपके अंदर। देखें ये मैच जो है ना काफ़ी बड़ा होता है, असल में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया देखती है, इसलिए इस मैच का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और उतावलापन तो जाहिर है फिर होता ही है। चलें तो फिर मैं पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ कि इस बार पल्ला किसका भारी है ज़्यादा, किसके ज़्यादा चांसेस हैं मैच जीतने के। देखिए जी पल्ला तो इंडिया का भारी है और वही हॉट फेवरेट है इस मैच के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी। तो मैं तो अभी से कहूँगा मौका 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 मौका। टाइम भी यही ख्वाहिश थी आप लोगों की, और फिर उसके बाद हुआ क्या, मुँह की खानी पड़ी। एक्स क्रिकेटर आपके कुछ और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो यही बातें कर रहे थे, फिर हुआ क्या, मौका मौका की जगह पौका पौका हो गया। तो इस तरह की बातें मैच से पहले ना करें, मुनासिब बात नहीं है। इस बार मौका मौका होगा या पौका पौका होगा ये तो मैच के बाद पता लग ही जाएगा। तो इस पर बात करते हैं। हसनात भाई आप बताएं कि आपके ख्याल में कौन जीत रहा है ये मैच। देखें इस वक्त जो है ना दोनों के चांसेस बराबर हैं, दोनों की टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, इसलिए उस दिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। मतलब अभी इस बात पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है, जो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी 100% वही जीतेगा। हाँ तो हसनात भाई ये इतना गेम प्रेशर क्यों होता है, ये मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना प्रेशर में क्यों पड़ जाते हैं दोनों तरफ के खिलाड़ी। भाई ये सिर्फ 2 टीमों के नहीं बल्कि 2 नेशंस खेल रहे होते हैं, और मज़े की बात यह है कि ग्राउंड के अंदर जितना प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर ग्राउंड के बाहर भी होता है, और इसमें मतलब एक्साइटमेंट भी बहुत होता है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। जी बंकर भाई आप क्या कहेंगे प्रेशर के बारे में। मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं हसनात भाई से पूछूंगा। हसनात भाई ये बताएं कि ये आपका बोर्ड लड़कों को इतने कम पैसे क्यों देता है। यार ये किस तरह की बकवास बात कर रहे हैं आप, ये हमारे बोर्ड का मसला है, आपका मसला नहीं है।
इसलिए इस पर बहस करने का आपका बनता भी नहीं है, तो इस पर बात ना करें आप। नहीं, ये तो ब्रांड एंडोर्समेंट की बात है। हमारे बड़े प्लेयर जो हैं वो बबल गम के ऐड करते हैं और आपके प्लेयर जो हैं वो ऑडी जैसे गाड़ियों के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फ़र्क तो है, आपके सामने है ये बात। खैर बंकर भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। देखें, जो अच्छी तरह से प्रेशर को हैंडल कर लेगा, जो नर्व्स पर कंट्रोल रखेगा, तो उसके चांसेस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा प्रेशर लेकर ना खेलें और ठंडे होकर खेलें तो ज़्यादा चांसेस होंगे, जो भी टीम ऐसा करती है। मैं इस पर ये कहूँगा कि ये बड़ा मैच है, तो कोई भी प्लेयर जो है इसमें परफॉर्म करके बड़ा प्लेयर बन सकता है, स्टार बन सकता है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्म करे इस स्टेज पर और स्टार बन जाए। आपके प्लेयर्स के पीछे तो पर्ची पर्ची की आवाज़ें लगती हैं ग्राउंड में। जी लगती है, लेकिन कम से कम हमारे कप्तान जो है ना वो कैच छोड़ने पर इतने घटियापन का रिएक्शन नहीं करते जितना घटियापन का मुजाहरा आपके कप्तान ने एशिया कप में किया था, शायद याद होगा आपको। तो नाज़रीन, देखना ये है कि इस बार कौन करेगा ढोल की थाप पर रक्स और कौन तोड़ेगा टीवी। और मथीरा का रक्स होगा ना जी, नूरा फतेही का होगा। नूरा तो हमारे यहाँ कसाई का नाम होता है। देखें जी, इनकी वाली करे या इनकी वाली, मुझे तो दोनों का अच्छा लगता है, मैं तो एंजॉय करूँगा। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, दैट्स वाई आई डोंट नो अबाउट दिस नेम। खैर बंकर साहब, ये बताएं कि की प्लेयर कौन कौन हो सकता है पाकिस्तान से? बाबर, रिजवान, शाहीन और फ़खर अगर खेलता है तो फ़खर ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, की प्लेयर साबित हो सकते हैं ये। जी असनाद भाई, आप बताएं इंडिया की तरफ से की प्लेयर कौन साबित हो सकता है? जी मेरे ख्याल में कोहली, पांड्या, सूर्या और वो जो इनका लेफ्ट आर्म बॉलर है ना शामी, वो हाँ ये परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, ये की प्लेयर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन, ये था आज का इंटरव्यू। मैच को मैच रहने दें, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, इंजॉय करें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़। कागज़ की कश्ती थी, समंदर का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। बचपन याद है, कोई भूलना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन की बात ही कुछ ऐसी है यार, क्या बताऊं, भूला नहीं जाता। कितने हसीन दिन थे यार, हर वक्त मौज मस्ती, भाग दौड़, खेल कूद, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई डिप्रेशन नहीं, हर वक्त मस्ती मजाक लगा के रखना, फिर बेसब्री से शाम का इंतज़ार करना, दोस्तों यारों को जमा करना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, हर वक्त मस्तियों में लगे रहना, एक दूसरे को उल्टे सीधे नामों से चिढ़ाना, घरों की बैलें बजाकर भाग जाना। कितने हसीन दिन थे यार, कैसे भूल सकते हैं। बच्चे थे तो लगता था बस किसी तरीके से जल्दी से बड़े हो जाएं, क्योंकि पढ़ने लिखने से भागते जो थे, अम्मा अब्बा की डांट और मार से डरते जो थे। लेकिन आह नादान सोच, हमें क्या मालूम था बड़े होते ही ज़िंदगी कुछ अलग ही तरीके से आजमाती है। अब तो हर तरफ से डिप्रेशन, टेंशन, प्रॉब्लम्स, अब पता भी नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। काश मुझे मेरा बचपन लौटा दो, काश के वो पल लौटा दो। हमारे ज़माने का बचपन बहुत ही हसीन था, लाजवाब था हमारा बचपन। बच्चे थे तो लगता था कि बस किसी भी तरीके से बड़े हो जाएं, क्योंकि पढ़ने लिखने से भागते थे, अम्मा अब्बा की डांट और मार से डरते थे। लेकिन वो नादान सोच, हमें क्या मालूम था कि बड़े होते ही ज़िंदगी कुछ अलग ही तरीके से आजमाएगी। अब तो हर तरफ से डिप्रेशन, टेंशन, जिम्मेदारियाँ हैं, ज़िंदगी ने दबोच रखा है, तो पता भी नहीं लगता कि कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। काश के मेरा बचपन लौट आता, काश के वो पल लौट आता। खुदा की कसम हमारा बचपन लाजवाब था, हमारे दौर का बचपन बहुत ही हसीन था। अब के बच्चे तो डिजिटल हो गए हैं। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी कि बड़े हो जाएंगे
तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खैर, आज के दौर के बच्चों का बचपन डिजिटल हो चुका है। वो खेलने कूदने से ज़्यादा मोबाइल और टैब पर टाइम ज़ाया करते हैं। उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करें, उनको खेल कूद में लगाएं। इससे उनकी नशोनुमा भी बेहतर होगी और वो ज़हनी तौर पर भी मजबूत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मिडिल क्लास यानी कि हमारे यहाँ ना आज भी रात की बासी रोटी सुबह को खा ली जाती है। हमारे यहाँ आज भी शाम में स्नैक और चाय नहीं, बिस्कुट और चाय से गुजारा कर लिया जाता है। हमारे यहाँ ना हमारी जो अम्माएँ होती हैं वो बच्चों के दूध के खाली डब्बों को भी नहीं फेंकती, बल्कि उसमें मिर्च मसाला डालकर रख लेती हैं। हम लोगों के यहाँ ना पुराने कपड़ों का या तो साफ़ी बनती है या पोछा बनता है, या फिर उसे देकर बाल्टी या टब या इस तरह की कोई भी चीज़ ले ली जाती है। हमने ना वो टाइम भी देखा होता है कि जब हम कोई फरमाइश कर दें और हमारे माँ बाप वो पूरी ना कर सके, तो उस वक्त जिस कर्ब और जिस तकलीफ़ में वो होते हैं वो आप लोग महसूस नहीं कर सकते। और ये बात मुझे भी उस वक्त समझ आई जब अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। आज मेरा बेटा रोज़ाना मेरे साथ बाहर निकलता है और बहुत सारी फरमाइशें मैं पूरी कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो नहीं कर पाता। तो उस वक्त जिस कर्ब और अज़ियत से मैं गुज़रता हूँ वो अब समझ आता है कि हमारे वालिदैन उस कर्ब और अज़ियत से कैसे गुज़रे होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे पेरेंट्स हमारे गरूर हैं और हम उनके। हमारे यहाँ आज भी छोटे बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और बड़े छोटों से प्यार। हमारे यहाँ आज भी मेहमान के आने पर खुश हुआ जाता है और उसे अल्लाह की रहमत समझा जाता है। मैं उस तबके से हूँ जहाँ आज भी बाप का डर मौजूद है। ऐसा नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि हमें बिगड़ने से बचाने के लिए उसका इजहार नहीं करते। मैं उस तबके से हूँ जहाँ दस्तरख़्वान का रिवाज बाकी है। मैं उस तबके से हूँ जहाँ नानी और दादी के यहाँ जमा होने का दस्तूर बाकी है। हमारे यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने का ख्याल बाकी। हमारे यहाँ ना आज भी नसीहतें और डांट कायम है, बल्कि कभी कभी अम्मा हमारी जूता और बेलन फेंक मारती। हमारे वालिदैन हमें बुरे हालात से लड़ना सिखाते हैं ताकि बुरे हालात में हम मज़दूरी कर लें, मजबूर ना बनें। और जी हाँ, ये मेरी क्लास है और मुझे इस पर फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के इस दौड़ में आप कहीं अपनों को भूल ना जाएं। कोशिश करें, कुछ ऐसा करें कि उनकी खुशियों का सबब बने। इसी पैगाम के साथ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर हों। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें वाकई क्लियर हो जाएं। तो आपने और मैंने ये नोट किया होगा कि आजकल हमारे यंग जनरेशन और स्पेशली जो टीनेजर्स हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ कितने माइल हो रहे हैं। उनके त्योहारों में, उनके इवेंट्स में, उनके फेस्टिवल में कितने मशगूल हो गए हैं। ख़ास तौर पे भी आपने देखा होगा पिछले दिनों हैलोवीन गुजरा है, वो अरब तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहले से सेलिब्रेट किया जा रहा है उसे। तो इसकी वजह क्या है कि हैलोवीन हो या अल्लाह भला करे आपका वैलेंटाइंस डे हो, इसमें हमारी यूथ क्यों इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। जो थोड़ा बहुत सोचने समझने के बाद जो पिक्चर मेरे सामने क्लियर हुई है वो ये हुई है कि हमारे बच्चों को हमने नंबर 1 कल्चर से दूर रखा अपने, और सेकंड हमने उनके अंदर दीन नहीं डाल पा रहे। सही, दीन में उनको मशगूल नहीं कर पा रहे। तो ये 2 वजह हैं। पहले अगर मैं कल्चर की बात करूं तो आप ये देखें कि हमारे 2 मेन इवेंट हैं, ईद और बकरीद। हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ईद पे नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम चांद रात को पूरी रात जाग रहे होते हैं, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। कब्रिस्तान जाना हो, कोई अहलो अयाल में से, माँ बाप में से, दादा नाना, इनमें से कोई भी हो तो हम कब्रिस्तान चले जाते हैं। उसके बाद आकर सो जाते हैं। फिर शाम में नाना नानी, दादा दादी, पुप्पो, खाला, मामू, चाचा, इनके घर पे गए और ईद ख़त्म। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं या आप 10-15 साल पहले की बात कर लें तो एक रिवाज होता था, एक मतलब हम वाकई मनाते थे त्यौहार को। पूरे रमज़ान अफ्तारी बांटना, इस तरह के मामला, फिर ईद के बाद शीर खुरमा एक दूसरे के घरों पे पहुंचाना, ईदी का सिस्टम, मेलों में जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अच्छी लगती थी, जिस पे वाकई मज़ा आया करता था। लेकिन अब हमारे यहाँ माजरत के साथ इस तरह का कोई कल्चर है ही नहीं। एक तो ये वजह है उनका उस तरफ माइल होने का, और दूसरी वजह यह है कि हमने मतलब दीन में हमने क्या, नमाजें बिल्कुल फ़र्ज़ हैं, वो पढ़नी चाहिए, लेकिन हम डालें भी तो सही ना। आप ये देखें, स्कूल्स में प्ले एरिया है, हर जगह प्ले एरिया है भाई, मॉल्स में प्ले एरिया है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले जाएं उसमें प्ले एरिया है, तो मस्जिदों में क्या प्ले एरिया नहीं होना चाहिए? मेरा अपना ये ख्याल है कि हर मस्जिद में छोटा ही सही एक प्ले एरिया होना चाहिए, जहां आपके बच्चे जाएं, जहां वो खेलने के साथ साथ, खेल के साथ साथ बहुत सारी हमारे दीन को सीख सकेंगे, नमाज़ों को समझ सकेंगे, उससे मशगूल हो सकेंगे, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। तो काम कारोबार कैसा चल रहा है आपका? मतलब आपका काम सही नहीं चल रहा है? भाई इस मुल्क में ना सिर्फ 3 लोगों का काम सही है, बाकी सबका धंधा मंदा है। अच्छा, वो कौन से 3 लोग हैं? पहला एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हेल्थ सेक्टर और तीसरा कफन दफन सेक्टर। वरना आप खुद देख लो कि गुरकन कितना खुश है आजकल। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमें बचपन से ही जो है ना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ लोग पढ़ते क्यों हैं? पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब लगेगी, जॉब से अच्छा पैसा आएगा, लेकिन साले ये तो भूल गए। क्या भूल गए? यार रुको ज़रा, मेरी बात मुकम्मल हो तो सब्र करो। बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए पैसा इनका बाप देगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का फीस का पता है आपको? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात सुन। जी जी, सुनाएं आप। नौकरी ढूंढने जाओ तो मांगते हैं एक्सपीरियंस। अबे साले, जब नौकरी दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। वाकई बहुत जुल्म है। इसीलिए तो आज का नौजवान या तो राइडर बना फिर रहा है या फिर वेला घूम रहा है, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी दे नहीं रहे हो और डिमांड कर रहे हो एक्सपीरियंस का। आप बताओ कहाँ से लाएगा वो एक्सपीरियंस? जी आपका बहुत शुक्रिया, और मैं तमाम इंडस्ट्रीज़ से गुजारिश करूँगा कि आज के नौजवान को मौका दें, क्योंकि आपके मौका देने से उनके पास एक्सपीरियंस आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। 3, 2, 1। अबे यार कौन है यार बाथरूम में? कौन है यार? अबे कौन है भाई? अबे यार तू जो भी है निकल यार जल्दी से बाथरूम से, पेट बहुत ख़राब हो रहा है। अबे भाई पेट ख़राब हो जाएगी, जल्दी से निकल जा। अबे तू जो भी है निकल बाहर, निकल। 3, 2, 1। अबे तू पिल्ले नहीं, तू कुत्ते का पिल्ला है, जल्दी निकल यार बाहर, पेट ख़राब हो रहा है बोल रहा हूँ तुझे, निकल जल्दी। अबे यार पता नहीं कौन सुबह से अननोन नंबर से कॉलें कर रहा है, उठा के देखना ही पड़ेगा। हेलो, कौन हो यार आप? सुबह से कॉलें कर रहे हो अननोन नंबर के, कौन हो? कौन आप यार? मैं 3, 2, 1।
हाँ भाई, कौन हो तुम? जी मैं तो मैं तो बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं अभी? मैं तो बस जी छोटा मोटा चोर हूँ। कौन? चोर हो? अरे यार पहले बताते। आओ यार, बैठो इधर, बैठो, आओ बैठो बैठो। सर मैं खड़े क्यों हो यार? आओ बैठो ना यार, चाय में मंगवाऊं? अरे नहीं सर, तुमने बिला वजह इतनी जहमत की यार, मुझे बुलाते, मैं खुद आता दरवाज़ा खोलता। सर मैं ये वापस रख देता हूँ सर, मुझसे गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा भी हक है, तुम तो वाकई छोटे मोटे चोर हो। यहाँ तो लोग पूरा का पूरा मुल्क लूट गए। सर आप मुझे जाने दें, ये सब मैं वापस रख देता हूँ सर। ये बताओ हालात कैसे हैं? सर मैं तो सताया हुआ मजबूर हूँ, हालात आपके सामने। और चुराया क्या क्या है? ये आपका वॉलेट और थोड़ा सा गोल्ड चुराया है सर। बस इतना सा? यहाँ तो लोग पूरा का पूरा मुल्क लूट गए, तुमने बस यही चुराया? मैं ये सब रख देता हूँ, आप बस मुझे जाने दें। नहीं नहीं नहीं, तुमने ये चुरा लिया, अब ये तुम्हारा है, अब इस पर तुम्हारा हक है। इससे कोई भी चीज़ अपने नाम पर लेना और उसकी रसीदें ज़रूर संभाल कर हैं। वो क्यों जी? यार प्रॉब्लम एजुकेटेड लोगों का प्रॉब्लम, ये बाद में तुम्हें तंग करेंगे, तुमसे तुम्हारी रसीदें मांगेंगे, तो उनको दिखाने के लिए रसीद अपने नाम पे करवा लेना। सर आप बस मुझे जाने दें, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अरे नहीं यार, गलती कैसी? ये तो हक है तुम्हारा, इस मुल्क में चोरी करना तो हक है। हैं? खैर ये बताओ, यहाँ तक आए कैसे थे तुम? मैं तो पैदल आया था सर। पैदल? अरे भाई यार, तू मेरी बाइक की चाबी ले यार, वापस इस पर जाना। वैसे रहते कहाँ हो तुम? मैं सर पंजाब। मतलब रायवंड से हो गए? ये आपको कैसे पता सर? अरे यार पूरे मुल्क में शराफत वहीं से तो आती है। अरे जाओ यार, लेकर जाओ सब यार, ये लोग पूरा का पूरा मुल्क लूट कर बाहर चले गए, तुम इतनी सी चीज़ों का क्या करोगे यार, ले जाओ। अरे सर मैं कहाँ। हाँ लेकिन अगली बार बता कर आना, मैं खुद तुम्हें रिसीव करूँगा, मैं खुद तुम्हें चाबियाँ दूंगा, फिर तुम्हारे साथ बैठ के खुद डकैती भी लगवाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सूर्या कुमार। जब वाकई पाकिस्तान भारतीय टीम पर काला जादू कराया था, कैसे हारा फाइनल पाकिस्तान? शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना पाकिस्तान के लिए हार का सबब बना, या वाकई पाकिस्तानी शायकीन जश्न की तैयारी कर रखी? इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी हासिल हुई है, इस मैदान में भारत ने अपना सेमीफाइनल इंग्लैंड से हारा था। इस मैदान से मैच के बाद सुईले के पुतले, नींबू, अगरबत्ती और बकरे की मुंडी बरामद हुई है। इससे इस बात को उपयोग किया जा सकता है कि ये हो ना हो, ये पाकिस्तान की साजिश थी, और यही वजह बनी कि हमारा कोई भी बॉलर एक भी विकेट नहीं चटका सका और हमें इबरतनाक शिकस्त हासिल हुई। देवियों और सजनों, पाकिस्तान इंग्लैंड से 5 विकेटों से शिकस्त खा चुका है, क्योंकि उनके बल्लेबाज एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुए। गेंदबाजों ने लेकिन बल्लेबाजों ने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो कुछ कर सकते। ये कैसे मुमकिन था कि जिस समय रोहित शर्मा और उनकी टीम मुंबई में अपने बाल कटवा रही थी, आप और आपकी जनता जश्न मनाती, आपने हम पे काले जादू का उपयोग किया, हमें फाइनल में नहीं जाने दिया। आप खुद फाइनल में पहुंचे लेकिन आप हार गए। अगर आप हम पर काले जादू का उपयोग ना करते तो हम और आप फाइनल खेल होते, क्या पता आप जीत भी जाते। पाकिस्तान पर कुदरत की देवी मेहरबान थी और वो कुदरत के निज़ाम से फाइनल तक पहुंच भी गए, लेकिन उन्होंने भारत पर काले जादू का उपयोग किया, इसी वजह से फाइनल हार गए और यही वजह बनी उनके शिकस्त की। तो देवियों और सजनों, इसी तरह T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा और इंग्लैंड उसका फातेह करार पाया। ग्रेट जॉब कतर, मतलब इतना बड़ा ग्लोबल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं था जो आपने कर दिखाया। और ना ही सिर्फ आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, बल्कि इस कदर बाखूबी अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वैस का मीडिया
पीछे पड़ा रहा कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, कुछ आए जो जिससे ये इवेंट सबोताश किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं आया, सिवाय एक छोटा सा पार्ट जो स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका का जो मैच था उसमें स्टेडियम खाली हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, स्पेन ने पहले हाफ में 5 गोल कर दिए, तो उनके जो कोस्टा रिका के फ़ैन थे वो उठ के चले गए। ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, इंडिया ने 400 रन बोर्ड पे लगा दिए और पाकिस्तान के 50 पे 6 आउट हो गए, तो भाई पाकिस्तानी फ़ैन भी चले जाएंगे। लेकिन जाहिर है जब उनके अखबार पे ये फुटेजेस आएंगी तो वहाँ पे बैठा हुआ कोई बुढ़ा जो है वो यही समझ रहा होगा कि यार नहीं हुआ कामयाब। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने और बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको अख्ताम पे भी लिखेगा। और मज़े की बात यह है कि देखें ये कि किस तरह से वेस्ट की लड़कियों ने एंजॉय किया। उनके सोशल मीडिया पे आप वीडियो मैसेजेस देखें कि वो बता रही हैं कि हमने बिना किसी नंगपन के, बिना शराब के अपनी फैमिली के साथ बहुत बेहतरीन टाइम एंजॉय किया, इस इवेंट को बहुत बेहतरीन एंजॉय किया। और ये जो अब बचपन से लेके हमने हॉलीवुड की मूवीज़ में इस्लाम देखा है ना, वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने दुनिया को कतर ने दिखाया इस्लाम क्या है। इस्लाम वो नहीं है जो हॉलीवुड अपनी मूवीज़ में दिखाता है कि कोई भी मुसलमान आया क्लाशनकोव लिए हुए और फट गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम मेहमान नवाज मुल्क है, वो कतर ने साबित किया। आप देखें किस तरह से चाय, स्नैक्स, बिस्किट, समोसे ये फ्री में बांट रहे थे। कभी किसी गोरे ने ये तसव्वुर किया कि यार फ्री में मिलेगी और इस तरह से मिलेगी। लाखों लोग सोचें इस्लाम का क्या इन्होंने इमेज बनाया है बेहतरीन किस्म का दुनिया के सामने कि इस्लाम मेहमान नवाज मुल्क है। सिक्योरिटी पर्पज़ से देखें अमन अमान की सूरत हाल किस तरह से इन्होंने कंट्रोल रखी, बेहतरीन कर दिया। और सोचें कि जब अज़ानों की आवाज़ इनके कानों में रस घुल रही होगी तो वो क्या समा होगा। मैं और आप तो इमेजिन कर सकते हैं। बेहतरीन कर दिया कतर ने और इसके लिए पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहिए और कतर मुबारकबाद का मुस्तहक है इस पूरे काम के लिए। और बेहतरीन काम कर दिया कतर ने। इसके लिए इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं है और कतर ने किया, अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए और इंशाल्लाह वो इसको मल्टीप्लाई करके वापस भी लेगा, क्योंकि जाहिर है उसका एक इमेज बना है। लोग आएंगे, दुनिया आएगी, यूरोपियन आएंगे, हर कोई आएगा और बिज़नेस बढ़ेगा। उन्होंने अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपने रिवायत को बरकरार रखते हुए एक स्टांस लिए, डट के खड़े हो गए और उसको साबित कदम रहे और उसको पूरा किया। अरबों डॉलर लगाए, लेकिन उसके बदले में इन्होंने पूरी इस्लामिक दुनिया को रिप्रेजेंट किया और बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके दिखाया। इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और इसके लिए इनको मुबारकबाद देनी भी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम मड़ा। तबीयत कैसी है खान साहब आपकी? बखैर रागले मड़ा पखपल दे राक़ीदा सावंद है। खान साहब आप तो पड़ोसी मुल्क के एक्ट्रेस के नाम ले रहे हैं। नहीं, हम तुमको बता रहा था कि तबीयत हमारा ठीक है मड़ा। खैर ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में क्या ख्याल है आपका? मौजूदा हालात या पाकिस्तान का हमेशा का हालात का पूछ रहे तुम? मौजूदा हालात खान साहब, लेकिन मसला ये कि आपकी टोन ठीक नहीं लग रही। लगा क्या हुआ हमारा टोन को? बिल्कुल टोन ठीक तो है हमारा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप इस हालात के बारे में? हाँ लगा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हालात किस जगह। एक मिनट खान साहब, एक मिनट। मुझे लग रहा है कि आप थके हुए हैं आज। नहीं लगा, हम बिल्कुल ठीक है। हमने कौन सा गड़ा खोदा है, प्रोग्राम ही तो कर रहा है बस। हाँ खान साहब फिर भी, लेकिन थके हुए तो लग रहे हो आप यार। ओ लगा मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ यार, तुम प्रोग्राम करो ना। यार खान साहब आप पठान लग ही नहीं रहे हो अपने टोन से यार। क्या मतलब है तुम्हारा? हम पठान नहीं लग रहा, हम ओरिजिनली पठान है। केपी से ताल्लुक़ है हमारा। तुम अजीब बिल्कुल बात कर रहा है यार। नहीं खान साहब, पठानों वाली टोन ही नहीं लग रही। लहजा वो आपका है ही नहीं आज। अबे कूची का बच्चा, तुम पागल हो गया है क्या? अब लग रहा है सही? नहीं यार आज बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, कल कर लेते हैं शूट। नहीं लगा, तुम हमारा बेइज्जती कर रहा है, हमारा बेइज्जती ख़राब कर रहा है तुम। नहीं यार खान साहब बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि मज़ा नहीं आ रहा। आज आपका लहजा बिल्कुल वैसा नहीं है यार। अभी तो कैसी बोली हम तुमको कि तुम्हें हमारा टून ठीक लगे? नहीं यार खान साहब आज आपसे नहीं होगा, कल करेंगे शूट। सेट कहीं नहीं जा रहा, सेट भी यहीं है खान साहब, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा यार। नहीं मड़ा सब ठीक है, अब तुम हमको सिखाओगे पश्तो, प्रोग्राम आज ही करेंगे हम। नहीं खान साहब मैं कैसे सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कैसे बताऊँ कि आज आपका लहजा वो नहीं है, टोन नहीं है वो, आज आपका टोन नहीं है वो। अभी अब तुम कल के लौंडे हमको बताओगे
कि पश्तो बोलते कैसे। काम करो यार अपना तुम। हाँ खान साहब मैं कल का लौंडा, लेकिन टोन ही ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे बताओ आप। ओ कुची का बच्चा, तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ। नहीं यार खान साहब मैं क्यों आपसे मजाक करने लगा, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ आपसे मजाक यार। नहीं तुमने देख लिया पठान मड़ा और तुम फिर मजाक करना शुरू हो गया मेरे साथ। नहीं खान साहब वाकई ना आज आपकी आवाज़ वो है, ना आपका लहजा वो है, ना टोन है। मैं क्या कहूँ अब आपसे यार खान साहब। अबे जाओ यार गरक करो, हमको प्रोग्राम ही नहीं करना है अब यार। अरे नहीं नहीं खान साहब मैं मजाक कर रहा था वाकई, सब सही है सब सही है, सब टोन भी सही है लहजा भी सही है, मैं मजाक कर रहा था भाई। बैठो 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 बैठो। हाँ भाई क्या हाल है भैया। यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि टाइम नहीं मिला। और मसरूफियत क्या है, शादियाँ पाकिस्तान में आपको पता है शादियों का सीज़न है। आज 22 दिसंबर है, 9 जनवरी तक डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इनवाइट हैं, और ये वो इनविटेशन हैं जहाँ हर सूरत में जाना ही जाना है। इग्नोर नहीं मारा जा सकता इनको, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, इधर पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की यहाँ शादियाँ। परसों जो है एक दोस्त के यहाँ शादी में, दोस्त की बारात में सखी हसन जाना हुआ। अब हम गलती से सर्विस लेन में घुस गए। सर्विस लेन में घुसे तो 3 3 लेन की पार्किंग है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ। हम तो चलो फंसे, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन फलाने हॉल का खाना धमाके हॉल के सामने फंसा हुआ है। अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपनी गाड़ी गेट के सामने पार्क करनी है। अबे भाई कहीं आगे पीछे गलियों में पार्क कर लो। नहीं भाई, अब हर कोई प्रेसिडेंट है, उसको बिल्कुल सामने जगह चाहिए। फिर दूल्हा दुल्हन गेट पे उतर रहे हैं, ये नहीं कि झोल मारे अंदर जाए, नहीं पहले वहाँ फोटो सेशन होगा। फंसा हुआ है खाना किसी का, फंसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग फंसे में, ट्रैफिक जाम है, कोई टेंशन नहीं है। खैर फिर उस दोस्त से मेरी सुबह बात हुई, तो वो बेचारा बता रहा है यार सारी रस्मों रिवाज से इधर उधर से फारिग होके 5 साढ़े 5 बजे कमरे में पहुंचे, अभी घूंघट उठा ही रहे थे, अजान हो गई। ये क्या मसला है यार, मतलब समझ लो आप। खैर इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी कुछ सजेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है इससे आप लोगों को फ़ायदा और बचत तो लाजमी होगी। देखें सबसे पहले जो है ना, दोपहर की शादी में आ जाए। दोपहर की शादी में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो हॉल वाले हैं वो आपको आधे पौने में हॉल दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनका रात का तो बिका वही है ना, दोपहर में आ गया तो भाई उनकी दिहाड़ी लग रही है। मतलब जो 4 साढ़े 4 लाख का हॉल है ना, वो आपको लाख सवा लाख रुपए में मिल जाएगा। बस ये करना होगा कि 5:30 6 बजे आपको हॉल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी रात का सेटअप करना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी बचत होगी, मतलब आधे पौने में मिल रहा है, और क्या चाहिए। सेकंड ये कि टाइम, मतलब रात में क्या होता है, अभी मियाँ जो है वो ऑफिस से आया है 7:30 8 बजे, वो सोचता है बेचारा थोड़ी देर कमर सीधी करूंगा, चाय वाय पीऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा। जब वो हॉल पहुंचता है अभी खाना खा ही रहा होता है, लाइट बंद हो जाती है, ना किसी से मिल सकता है ना कुछ, बस हबड़ दबड़ में खाना खाओ और कट लो। अबे क्या हबड़ दबड़ है यार, दोपहर में कम से कम ये तो नहीं होगा, आप सुकून से रिलैक्स होकर एंजॉय करोगे। पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। सखी हसन पे दोपहर में कुत्ते लौट रहे होते हैं, सन्नाटे में होता है, और रात में आप सबने हाल देखा हुआ है। तो भाई दोपहर में आओ, बचत भी है और सुकून भी है। फिर क्या है कि अगर आप मतलब 5:30 6 बजे घर पहुंचते हो, जितने भी रिश्तेदार हैं हुल्लड़बाजी रस्मों रिवाज इन सबसे 8:30 9 बजे थक हार के वो भी चले जाएंगे। आप भी कमरे में जाओ, रासलीला के लिए पूरी रात पड़ी, अजान भी होनी है अभी, ये 7 8 घंटे सुकून से समझ लो। बहरहाल फिर क्या सीन है कि भाई देख, दूसरों को दिखाने के चक्कर में कर्जों में ना, एक शौक सबका होता है। ये ना हो कि 5 साल तक तू कर्जे उतार रहा हो, हनीमून पे जाएंगे अभी कर्जे उतारने। देख जिनको दिखाने के चक्कर में तू करेगा ना, उन्होंने बुराई करनी ही करनी है। कोई कहेगा कौरमे में तेल ज़्यादा था, कोई कहेगा चाचू को जो है वो कुल्फ़ी में पिस्ता नहीं मिला, कोई कहेगा कि भाई नानी दादी पता है आपको कि झुक के सलाम नहीं किया, कोई कहेगा कि भाई मेरी मेरी जो है स्टेज पे ली नहीं, क्या भाई फोटोग्राफर ने तस्वीर नहीं ली। सही है, ये सारी चीज़ें होंगी, उन्होंने हर हाल में बुराई करनी है, बोलना ही बोलना है। तू मर भी जाएगा ना, तेरा हिसाब किताब चल रहा होगा भाई, यहाँ ये बोटियों का हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो अपने ऊपर खर्चा कर, लोगों के ऊपर खर्चा करना छोड़। बेगम के ऊपर खर्चा कर, उसको लेके जा हनीमून पे, क्योंकि यही टाइम होता है समझने का। हमारे यहाँ वैसे भी अरेंज मैरिज का जो है वो निज़ाम है। मतलब अभी आप जाहिर है देखें, जुए में और कुरानदाजी में शादी होती है 80 85% होती है अरेंज मैरिज है। शन्नो का नाम आ गया शन्नो, सलमा का नाम आ गया सलमा, नौरीन का नाम आ गया नौरीन, मतलब इस तरह से तो शादी होती है। तो भाई बेगम के ऊपर खर्चा करो, उसको हनीमून पे लेके जाओ, कर्जों में ना पड़ो। क्योंकि तू ये सोच रहा है ना अगर 5 साल बाद मैं लेके जाऊंगा हनीमून पे, तो हनीमून हनीमून नहीं रहता। फिर अपने एक आध मून भी आ गया ना अगर साल 1.5 साल में, तो 10,000 रुपये का हफ्ता है, खाली डायपर आते हैं इतने के, तो क्या कर लेगा फिर। इसलिए अभी टाइम है, एक दूसरे को समझो, हनीमून पे लेके जाओ,
बहरहाल हनीमून पे लेके जाओ। अब हनीमून पे भी एक नया सिस्टम चल पड़ा है भाई। जिसका हनीमून है वो तो बेचारे क्या जाएंगे, अम्मा अब्बा, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नंद नंदू, ये सब खड़े हो जाते हैं हनीमून पे जाना। पूरा का पूरा टब्बर जा रहा है यार। मतलब जिनका हनीमून है उनको जाने दो ना, वो बेचारे वहाँ बच्चे संभाल रहे होते हैं, बाकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। यार आप नहीं गए होगे अपने टाइम पे, शायद ना गए हो, किसी और वक्त चले जाना। अभी उनको जाने दो ना, अभी उनको आगे ज़िंदगी गुजारनी है, एक दूसरे को समझने दो। नहीं भाई, स्पेस तो देना ही नहीं है। एक और सीन देखें आप अभी, मतलब मैं एक शादी में गया, वहाँ एक मियाँ बीवी जो है खड़े हुए थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। शौहर ने अपनी बेगम के कंधे पे हाथ रखा, एक आंटी पीछे से कह रही है ये देखो क्या चिचोरबन। अरे क्या चिचोरबन चल रहा है? ये मतलब 22-23 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही आ गए। आंटी वो हाथ नहीं रखेगा तो कौन अंकल शकूर रखेंगे? उसका शौहर है वो। मतलब स्पेस दें एक दूसरे को। हमारे अलग अलग सिस्टम है। वो बहू जो है वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, ससुर साहब को बेहूदगी पसंद नहीं है। अरे चाचा, जो बेहूदगी आपने भी की होगी ना, तभी तो बेटा आया। अब वो करेगा तो और आएंगे। तो भाई करने दो ना, स्पेस दो। ये कोई बेहूदगी नहीं है। आप चाहोगे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, वो कमरे में जाके आराम भी ना कर सके? हर कोई ये चाहता है ना कि मेरी बेटी के साथ अच्छा हो। तो इन चीज़ों को गौर करें। और भाई दूसरों को खुश करना छोड़ो, कम से कम खर्चे में निपटाओ, अच्छी करो। देखो ये सोना वोना सब जो है ना, अब कोई नहीं पहनता, जो हालात है। ये बैंकों में ही पड़ा रहना, तो इससे बेहतर है ज़िंदगी इंजॉय करके गुजारो। मतलब हनीमून का टाइम यही होता है। इस जी, दूसरी बात ये थी कि मैंने जो बिज़नेस की बात की कि मतलब ये शादी जो है वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब आप खुद भी देखें तो ये हर साल जो है वो तरक्की पजीर ही होती जा रही है। इसमें कुछ जिद्दत लाएं, जो चीज़ें उनमें जिद्दत लाएं, वरना कुछ इनोवेटिव करें। मकसद ये है कि अब देखें जैसे कार्ड है, शादी कार्ड, उसका रिवाज ख़त्म हो गया। ख़ास लोगों के लिए कार्ड बनते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे ही चला जाता है। अब उसमें जिद्दत क्या ला सकते हैं आप? कपल की तस्वीरें लें, उसको इलस्ट्रेट करें, इलस्ट्रेट करके डिज़ाइन बनाएं, उस पर काम किया जा सकता है। बाकी शॉपिंग्स हैं, शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, इन सब चीज़ों को एक पेज पे लेकर आएँ, मतलब ऑनलाइन सिस्टम पे लेकर आएँ। इन सारी चीज़ों पे काम करें। डेकोरेशन में इनोवेशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब में हाथ डालें। ये कभी ख़त्म ही नहीं होनी, मतलब चलनी है। ये मेरी सजेशंस और राय थी। अगर समझ आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं बात करने लगा हूँ जिस टॉपिक पे, वो है शादी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी उनकी ज़िंदगी में अच्छे से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे ने उसको इतना मुश्किल बना दिया है कि हम शादी के बजाय गलत कामों में पड़ रहे हैं, हम गलत जगह पे जा रहे हैं। शादी को हमारे मुआशरे ने इतना मुश्किल बना दिया है कि अब वो मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बिला वजह की रस्में, बारात, माइयों, इन सब चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे मुआशरे में। हमने ये सारी चीज़ें अपने पड़ोसी मुल्क से अडॉप्ट की। फिर आ जाए आप जहेज़ के ऊपर। मतलब जहेज़ किस चीज़ के लिए यार? एक शख्स अपनी बेटी दे रहा है, जिसको वो पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, वो दे रहा है। आप खुद सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किन चक्रों में पड़ गए। और अब तो एक नया ट्रेंड आ चुका है कि मतलब अभी बाप का कर्जा नहीं उतरा होता, जो शादी में उसने कर्ज लेके अपनी बेटी को जहेज़ दिया है, बारात का खाना किया है, वो नहीं उतरा होता, उससे पहले डाइवोर्स हो जाती है, तलाक के पेपर आ जाते हैं। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? आप देखें कि किस तरह जो है मुआशरा गलत कामों की तरफ इसीलिए जा रहा है कि क्योंकि शादी को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लड़के हो या लड़कियां हो, देखिए ये हर किसी की ज़रूरत है। तो जब जायज़ तरीके से नहीं होता तो वो नाजायज़ तरीके की तरफ जाते हैं। और फिर आप मज़े का सीन, अब तो आप यहाँ तक देखें कि जहेज़ बाकायदा जो है वो बरी लगाने का सिस्टम होता है, तो उसमें दिखाया जाता है। अब आप खुद सोचें कि कितनी लड़कियाँ, कितने माँ बाप उस रात सो नहीं पाते होंगे, कितने कुड़ते होंगे कि यार काश मैं अपने बेटी के लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेता। वो लड़की कुड़ती होगी कि ये काश मेरे पास ये चीज़ें मेरे माँ बाप के पास होती तो आज मेरी भी शादी हो रही होती। हम बिना सोचे समझे बस दिखावा कर रहे हैं। हम ऐसी रेस में पड़ गए हैं जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई हासिल उसूल नहीं है। तो खुदा का वास्ता है इस चीज़ को आसान करें। ये हमारी नबी की सुन्नत है
इस पर अमल करें, सादगी से करें। मस्जिद में निकाह करें, वलीमे का कॉन्सेप्ट है उसको करें, लोगों के लिए आसान बनाएं ताकि गुनाह से बचें, हराम से बचें। आसानियाँ पैदा करें उन लड़के लड़कियों के लिए जो जहेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इन सारी चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते। शादी जो है ना, शादी मुसलमानों के लिए आधा दीन है, इस पर अमल करें। खुदा का वास्ता आखिर में बस रिक्वेस्ट करूँगा, हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किन चीज़ों को आसान करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे यार सलमान, ये तुम क्या कर रहे हो यार? सोचा है कभी मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? यार बड़े भाई के नाम का ही कुछ ख्याल कर लेते यार। तुम यहाँ बैठ के कैप्सन पी रहे हो यार, कुछ तो खौफ करो, कुछ तो बड़े भाई की इज्जत का ख्याल करते यार। पीना ही है ना, ये लो ये लो, बेंसन पियो, ये लो। हैं? अरे नालायकों, बदबख्तों, बाप की इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल कर लेते। ए मेरे खुदा, इन्होंने तो पूरे मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक पेंशन पी रहा है, एक कैप्सन पी रहा है। ओ भाई अल्लाह, ये जो टाइम है ना, ये टाइम है चर्स पीने का, चर्स। तुम लोग सिगरेटों पर हो अब तक, ये लो चर्स पियो, ख़ुद भी पियो और मेरे लिए भी बनाओ, एक सिगरेट बनाओ। तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, वज़ारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। हम किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? एक हमारी आपा हैं जो मॉर्निंग शो करती हैं, उन्होंने सिवाय इबलीस के अपने शो में हर किसी को बुला के प्रमोट कर लिया। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किन लोगों को प्रमोट करना और किन को नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से मुखातिब इसलिए हूँ कि मुझे हर उस बंदे से सवाल करना है जो सोशल मीडिया यूज़ करता है। क्या कर रहा है आखिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया? हम लोग कर क्या रहे हैं? हम किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? कभी वो मेरा दिल ये पुकारे आजा, कभी हम उस लड़की को प्रमोट करने लग जाते हैं। कभी हम प्रमोट करते हैं जो अभी आपने परसों तक मैं देख रहा था एक वीडियो, बाप और बेटी जो है वो साथ डांस कर रहे थे। कल एक नई वीडियो आ गई कि माँ और बेटा जो है वो साथ डांस कर रहे हैं, और जिसने वो वीडियो एक फ़ोटोग्राफ़र ने अपलोड की है और उसने जो कैप्शन डाला है वो इस तरह का डाला है कि मैंने आज तक कभी माँ और बेटे में ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी। ये केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री कहेंगे या ये वाहियात हरकतें हैं? ये मतलब हम बेगैरती बेहयाई को फैलाए जा रहे हैं, उसको प्रमोट किए जा रहे हैं। हमारे लोग जिनको वाकई प्रमोट करने की ज़रूरत है, हम उस तरफ नहीं देख रहे हैं। एक हमारी आपा हैं जो मॉर्निंग शो करती हैं, उन्होंने सिवाय इबलीस के अपने शो में हर किसी को बुला के प्रमोट कर लिया और फालतू के लोगों को बुला के प्रमोट किया। जो लोग जिनको प्रमोट करना चाहिए उनको आज तक नहीं किया। आप ऐसी कई मिसालें हैं। मतलब हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे आप बॉडी बिल्डर्स को देख लें, आप स्क्वॉश के प्लेयर्स को देख लें, वो बेचारे स्पॉन्सर्स के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। अभी सोशल मीडिया की तवस्सुस से पता लगा है कि इस लड़की ने पिछले 3 दिनों में 2 करोड़ रुपए कमा लिए। भाई जो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको सीखना है, आप सीखें सर इमरान अली दीना से, आप सीखें हसन बेग से कि वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोगों में क्रिएट कर रहे हैं इम्पैक्ट, किस तरह से लोगों में वो शऊर पैदा कर रहे हैं, किस तरह इमरान अली दीना साहब जो हैं वो सिखा रहे हैं। आप देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, वो किस तरह से लोगों को सिखा रहे हैं। हसन बेग ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन लोगों को प्रमोट करें। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रमोशन की ज़रूरत है, उनको प्रमोट करें। ये आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, इन लोगों से बाहर निकलें आप। खुदा का वास्ता यही पैगाम था। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किन लोगों को प्रमोट करना और किन को नहीं। सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे जिनसे हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में शऊर पैदा हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जो बात करने लगा हूँ वो बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है
इस बात के बाद मुझ पर तनकीद की जाए, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो वो तनकीद जो है मुझे कबूल है। तो बात ये है कि मस्जिदें, अब हमारी मस्जिदों को नमाज से हट कर भी कुछ चीज़ें करना चाहिए। बहुत हो चुका दरो दीवार पर रंगो रोगन, कालीन, फानूस और दरो दीवार पर ख़र्चा। अब इससे हटकर हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो चंदा जो है वो एक लाजमी जुज़्व है। उसकी वजह ये, उसके बिना मस्जिदें चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एक अखराजात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो उनको तो निभाना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अब मस्जिदों को इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर की तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए, जहाँ पर मजबूर लोगों की मुनासिब छानबीन के बाद मदद की जा सके। क्योंकि आजकल के हालात ये है कि हर बंदा ज़रूरतमंद होता जा रहा है, तो वहाँ मुनासिब छानबीन के बाद उनकी मदद का इंतज़ाम होना चाहिए। सेकंड, डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए काउंसलिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, जहाँ उनकी मुनासिब रहनुमाई उलमा कराम, इमाम साहब या मुनासिब लोग कर सकें। तीसरा पॉइंट कि लाइब्रेरीज़ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो हमारी यूथ है वो किस तरफ निकल रही है वो मुझसे या आपसे ढकी छुपी नहीं है ये बात। तो उनके लिए मुनासिब लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, जहाँ दीनी किताबों के साथ साथ दुनियावी किताबें भी मुहैया की जाएं। चौथी बात कि जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद जाते हैं, उनके लिए प्ले एरिए का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि देखें, आप मॉल्स चले जाएं, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, उनके लिए इन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ही आदत पकड़ते हैं। उनको अगर इस तरह का खेल के साथ साथ चीज़ें सिखाई जाएँ तो जल्दी सीखते हैं। बल्कि अभी आप तुर्की की एक मस्जिद की वीडियो देख रहा था मैं, जहाँ पे इमाम साहब नमाज के बाद जो है वो ट्रेन के इंजन बने हुए थे, और लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उनके पीछे पीछे बोगियाँ बन के उनके पीछे पीछे चले। इससे होगा क्या कि वही बच्चे आदत पकड़ते जाएंगे और आगे जाके इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी पे अमल करते रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे नज़दीक ज़रूरी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और इससे आप पॉजिटिव चीज़ें निकालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान बिलाखिर फ़ाइनल में पहुंच गया है। इसी से रिलेटेड बात करने के लिए आज मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक तरफ बक्कर साहब और दूसरी तरफ हसनाज साहब। इनसे हम फ़ाइनल से रिलेटेड भी बात करेंगे और इंडिया के साथ क्या हुआ है उस मुतालिक भी इन दोनों से बात करेंगे। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हसनात भाई, पहला सवाल आपसे, क्या आपको इस फाइनल की उम्मीद थी? जी, आप बार बार हंस क्यों रहे हो? मेरा तो हंसी के साथ साथ जो है ना, इनको देखकर नाचने का भी बहुत दिल चाह रहा है। डिग डिग टाना जीत गए, फाइनल में पहुंच गए हम लोग, जीत गए, फाइनल में पहुंच गए हम लोग। खैर, मैं आपके सवाल के जवाब में इतना कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तानी टीम जो है ना, वो एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। वो फाइनल में पहुंच भी गए और अब इंशाल्लाह जीतेंगे भी ज़रूर। बकर भाई, क्या आपको अंदाज़ा था ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड को पहुंचना था। वही दोनों डिज़र्व करती थी इस फाइनल को। यार मैं क्या बोलूँ, फिर इनके जो है ख्याली पुलाव पकना शुरू हो गए।
नहीं बकर भाई, पाकिस्तान ने अपने एंड के तीनों गेम बहुत अच्छे खेले और सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो खेला है वो तो तकरीबन वन साइडेड ही गेम था। इसको तो आप भी मानेंगे, ये बिल्कुल मतलब मानने वाली बात है। हाँ तो भाई सेमीफाइनल तक तो ये लोग ऐसे ही पहुँचे ना, दूसरों के सहारे। नेदरलैंड ने तो साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो ये लोग पहुँच गए, वरना इनके चांस कहाँ बन रहा था, आप बताइए खुद। टिकटाना डिग टिकटाना जीत गए, फाइनल में पहुंच गए हम लोग, जीत चलो आप लोग, चलो बर्नॉल इसीलिए शॉर्ट हो गए हैं, बर्नॉल लगाओ बस, कोई मसला नहीं है। देखिए जी, वो कैसे सेमीफाइनल में पहुंचे ये मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि वो न्यूजीलैंड को तकरीबन वन साइडेड मुकाबले के बाद हरा कर वो फाइनल में पहुंच गए, ये मैटर करता है। जी आपकी ये बात सही है कि ये लोग फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ कि ये लोग जीतेंगे नहीं। ये आप जलकर कह रहे हैं या आपको वाकई ऐसा लगता है? भाई हमारा जीतना इन पड़ोसियों से हजम नहीं हो रहा, हमारा फाइनल में पहुंचना। हसनात भाई प्लीज़ एक मिनट, पड़ोसियों से मुझे भी कुछ याद आया। बकर भाई, ये इरफान पठान ने किस तरह की ट्वीट की थी? ग्रेस समथिंग लाइक इस तरह का कुछ लिखा था उन्होंने ट्वीट पे, बताएंगे आप ज़रा इसको? ग्रेस यार, मतलब इससे ज़्यादा ग्रेस से मैंने सेमीफाइनल हारते हुए किसी को भी नहीं देखा जिस तरह ये लोग इंग्लैंड से जो है हारे हैं सेमीफाइनल। कसम से आप खुद देखें ये बात। भाई आप लोग तो जिम्बाब्वे से हार गए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखें, हम उनसे हारे, लास्ट बॉल पर हारे और लड़कर हारे। खैर उस हार को अब छोड़े, अब हम फाइनल भी खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी। बस आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बकर भाई, आपके तो यूट्यूबर्स भी इतने उछल रहे थे, पाकिस्तान को एयरपोर्ट का रास्ता दिखा रहे थे। अब ये बताएं कि उनके साथ क्या होगा? हाँ, एयरपोर्ट से याद आया कि एयरपोर्ट पे तो अब ये लोग पहुंचेंगे, वो भी मुंबई एयरपोर्ट पर। और आपको पता है, अभी तो इनके मीडिया ने भी जो है ये ताने देने हैं इनकी टीम को कि सीखें कुछ पाकिस्तान की टीम से कि किस तरीके से वो रेत से उठकर जो है वो मट्टी से उठकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई और अब जीत भी गई। देखें आप, अभी इनसे जो है ना बहुत कुछ इनके मीडिया से, इनके यूट्यूबर से आपको सुनने को मिलेगा। उसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें, ये लोग ऐसे ही हैं। पहले तो भाई आप दोनों ने मुझे बोलने नहीं दिया, और फिर दूसरी बात ये कि आप दोनों शायद मिलकर मेरी ले रहे हो। नहीं बकर भाई, हम आपकी नहीं ले रहे, हम उन सबकी ले रहे हैं जिनको देने का शौक़ होता है, जिन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल किया, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को नीचे गिराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और वो आप भी जानते हैं कि वो कौन से यूट्यूबर्स थे और वो कौन लोग थे। बस आपकी नहीं ले रहे यार। बकर भाई, आप लोग जो है ना सिर्फ IPL ही खेलो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। खैर हसनात भाई, मुझे तो लगता है कि अब इनकी आवाम जो है शायद IPL की भी मुखालफत कर दे, क्योंकि ऐसे IPL का कोई फ़ायदा नहीं ना, आप समझ रहे होंगे। नहीं जी, IPL की मुखालफत कोई नहीं करेगा, आप इससे बेफिक्र रहें। ये इन लोगों को नहीं बुलाते, बहुत बड़ी लीग है तो शायद ये लोग जल रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, कोई उसकी मुखालफत बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखें जी, बात यह है कि IPL जो है ना वो बिल्कुल फारिग लीग है, इसीलिए आप लोग सिर्फ IPL खेलें, उसी में खुद ट्रॉफी जीतें, क्योंकि ICC के कोई इवेंट में इनसे जो है ना आप उम्मीद नहीं लगा सकते। एक जीते, वो भी धोनी कैप्टन था तो जीत गए, अदरवाइज़ इनके बस की बात नहीं है। लास्ट टाइम भी ये सुपर 12 में बाहर हो गए थे, इस दफ़ा ये सेमीफाइनल में चूक कर गए, मतलब हाँ बाहर हो गए, तो ये इनके बस का गेम नहीं है। इसलिए IPL में ही ये खेलें और वही जीत के खुश होते रहें। नहीं कोई बात नहीं बकर भाई, होता है, दुनिया है, सब होता है। बकर भाई आपका, हसनात भाई आपका, आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, इसी उम्मीद पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फ़ाइनल ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।